अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मनी फ़ातिमा TNT न्यूज़ में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं अहम सुर्ख़ियों पर। ज्ञानवापी मस्जिद का आज फैसला, CAA की दरख्वास्तों पर भी समाअत मुतवक्को। हैदराबाद में कत्ल की संगीन वारदात से सनसनी फैल गई। वज़ीर ख़ारजा हिंद की सऊदी अरब के वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, हिंदुस्तान के दौरे की दावत। हैदराबाद खौफनाक सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक, लड़की भी शामिल। तेलंगाना दरियाए गोदावरी की सतह में ज़बरदस्त इजाफा, कंट्रोल रूम ज़िले कलेक्टर SPs को चौकस रहने चीफ मिनिस्टर की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में आज शहरियत तरमीम कानून की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर समाअत होगी। इस सिलसिले में 200 से ज़्यादा मुफादात आमा की दरख्वास्तें अदालत उज़्मा में दाखिल की गई हैं। चीफ जस्टिस UU ललित सरबराही वाली बेंच CAA के जवाज़ को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों की समाअत करेगी। इस तरह आज ज्ञानवापी मस्जिद केस का भी फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। गुज़िश्ता माह फ़िरक़ेवाराना फ़सादात के पेश नज़र इस केस का फैसला 12 सितंबर तक महफूज कर दिया गया था और इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए गए हैं। न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया है। उनका कहना था, उनके आर्डर फैसलों में उन्होंने दिया कि मुस्लिम पक्ष का जो 7 रूल 11 के तहत आपत्ति 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बाधित कर रहा है, उसको खारिज करते हुए हिंदू पक्ष का जो है उन्होंने कहा कि नहीं, ये हिंदू पक्ष की जीत को सुनिश्चित करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो है पोषणी है, ये वाद चलने योग्य है, इसलिए ये मुकदमा चले। शहर हैदराबाद में कत्ल की वारदातें आम बात हो गई है। हर आए दिन कोई ना कोई कत्ल का वाक़या ख़बरों की ज़ीनत बना हुआ होता है। क़ानून की बालादस्ती, लॉ एंड ऑर्डर पर कई सवाल उठते हैं। हैदराबाद में लंगर हाउस पुलिस स्टेशन की हदूद में कल रात देर गए एक शख्स से कत्ल की वारदात पेश आई। मक़तूल की शनाख्त शेख फरीद के तौर पर की गई है और वो गोलकुंडा का रहने वाला बताया गया है। इत्तलात के मुताबिक फरीद की नाश पुलिस को एक ऑटो से खून में लथपथ दस्तयाब हुई। नामालूम अफराद ने इसका मौलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह फौरी पता नहीं चल सकी। पुलिस से मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने आज सऊदी अरब का अपना पहला दौरा ख़त्म किया। वो 10 सितंबर 2022 को रियाद पहुँचे थे। मुमलिकत ने अपने क़याम के दौरान इन्होंने जद्दा में 11 सितंबर की शाम सऊदी अरब के वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की।
वज़ीर ख़ारजा हिंद ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का एक ख़त वली अहद शहज़ादा को पेश किया, जिसमें 23 सितंबर को सऊदी अरब के आने वाले कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद पेश की गई और वली अहद को जल्द अज जल्द हिंदुस्तान का दौरा करने की दावत का इयादा किया। क़ब्ल 11 सितंबर की दोपहर डॉक्टर शंकर ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान आल सऊद से रियाद में मुलाकात की और हिंदुस्तान सऊदी अरब दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया और इलाक़ाई व आलमी मसाइल पर तबादला ख़याल किया। दोनों वज़रान ने हिंद सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कौंसिल के फ्रेमवर्क के तहत सियासी, सलामती, समाजी और सकाफ़ती ताउन PSSC की कमेटी की इफ्तिताई मीटिंग के मुश्तरका सदारत की। दोनों वज़रान ने सियासी, तिजारत, तवन्नाई, सरमायाकारी, दिफा, सलामती और सकाफ़त समेत तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात में होने वाली पेशरफ़्त का मुस्बित अंदाज़ में जायज़ा लिया। इन्होंने फ़आल तंजीमों बिलख़ुसूस G20 में दोनों ममालिक के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा हम आहंगी पर भी तबादला ख़याल किया। वज़ीर ख़ारजा हिंद ने खलीज ताउन कौंसिल GCC के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की। डॉक्टर नाइफ फलाह ने 10 सितंबर को हिंदुस्तान GCC ताल्लुक़ात पर तबादला ख़याल किया। वज़ीर ख़ारजा हिंद और GCC सेक्रेटरी जनरल ने हिंदुस्तान और GCC के दरमियान मशावरत के तरीक़ेकार पर एक मुफ़ाहमतनामे पर भी दस्तखत किए। MOU हिंदुस्तान और GCC के दरमियान सालाना बातचीत को इदारा जाती बनाने और ताउन के मुख्तलिफ शोबों पर वर्किंग ग्रुप्स के क़याम के लिए फ़राहम करते हैं। यहाँ अपने क़याम के दौरान डॉक्टर शंकर ने शहज़ादा सऊद अल फैसल इंटरैक्टिवेशन में सीनियर सऊदी हुक्काम, माहिरीन तालीम और मुस्तक़बिल के सऊदी सिफारतकारों से भी ख़िताब किया। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाक़े मिर्चल में पेश आए एक भयानक सड़क हादसे में 3 नौजवान हलाक हो गए हैं। ये हादसा कल रात मिर्चल बस डिपो के करीब पेश आया। तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल लॉरी को ओवरटेक करने की कोशिश में राहगीर से टकराकर लॉरी के सामने गिर पड़े। इस हादसे में 3 नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए। मरने वालों में एक लड़की भी शामिल है। पुलिस ने हादसे के फौरी बाद मुकामी हादसे पर पहुंचकर नाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और लॉरी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। रियासत तेलंगाना में भद्राचलम के पास दरियाई गोदावरी की सतह आब में शदीद बारिश की वजह से ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। पीर की सुबह 8 बजे तक इसकी सतह आब में 39.50 फीट तक पहुंच गई है। मरकज़ी आबी वसाइल के अहदेदारों ने कहा है कि अंदरून चंद घंटे इसकी सतह ख़तरे के निशान तक पहुंच जाएंगी। वाज़ेह है कि गोदावरी में जुलाई और अगस्त के महीने में सैलाब आया था। सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने चौकसी अख्तियार कर ली है। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार को चीफ मिनिस्टर KCR ने हिदायत दी है कि वो गोदावरी कैचमेंट एरिया के अजला बशमूल कोत्तागुडम और मुल्क समेत दरियाए गोदावरी के आसपास के अजला के कलेक्टर्स और SPs को अलर्ट करें और हुक्काम तैयार करें। इन्होंने सेक्रेटरीट में फौरी तौर पर कंट्रोल रूम कायम करने और वक्तन फ़क्तन सूरत हाल पर नज़र रखने का हुक्म दिया। वाज़ेह है कि रियासत में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने मज़ीद बारिश की पेश क़यासी की है। हुकूमत राजस्थान ने अपने रियासती बजट 2022 और 23 के दौरान मुआशरे को बाशऊर बनाने में सहाफ़ियों के अहम किरदार को मलहूज़ रखते हुए वज़ीर आला अशोक गहलोत ने अपने रियासती सरगर्म सहाफ़ियों के बच्चों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में पहल की।
पहल करते हुए प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लायदा बजट मंजूर करते हुए मुख्तलिफ हुकूमत की इजराई का भी ऐलान किया। इस इक़दाम का मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद से वाबस्ता सरगर्म सहाफ़ी, एडिटर इन चीफ हफ्तेवार ललकार निज़ामाबाद और सरपरस्त आला उर्दू प्रेस क्लब निज़ामाबाद रफ़ीक शाही की जानिब से खैर मक़दम किया गया और बताया कि पेशे सहाफ़त समाज में एक चौथे सुतून की हैसियत रखता है। इस सिलसिले में हुकूमत तेलंगाना भी अपनी रियासत से वाबस्ता तमाम सरगर्म जर्नलिस्टों के बच्चों को हुकूमत राजस्थान की तर्ज पर प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक सतह पर अलहदा स्कॉलरशिप स्कीम के बजट मंजूर करें। वाज़ेह है कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के वक्त 2000 ता 2014 के दौरान ज़ोर पकड़ने वाली तेलंगाना तहरीक में इलाक़े तेलंगाना के जुमला 10 अज़ला से वाबस्ता तमाम सरगर्म सहाफ़ी शरीक थे और अलहदा रियासत तेलंगाना तहरीक के एहतजाजी प्रोग्राम्स में भी बराबर शामिल थे। लिहाजा इन तमाम तेलंगाना के मुसलमा व सरगर्म सहाफ़ियों की एहतजाजी खदमात के पेश नज़र इनके बच्चों के लिए अलहदा प्री व पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के बजट की मंजूरी इस वक्त का एक अहम तकाज़ा है जिस पर अमलावरी बेहद ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश के ज़िले वाराणसी में डिस्ट्रिक्ट जज अजय कृष्णा विश्वेश की अदालत ने पीर को ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम फरीक के सिविल प्रोसीजर कोड के रूल 7 ऑर्डर 11 के तहत दाखिल की गई अर्जी को खारिज करते हुए हिंदू फरीक की ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा पाठ की इजाज़त तलब करने की अर्जी को समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। ज़िले जज अजय विश्वेश ने मुस्लिम फरीक की अर्जी को खारिज करते हुए अपने फ़ैसले में कहा है कि इबादत गाहों से मुताल्लिक़ 1991 का क़ानून व दीगर तजावुज़ात इस मामले की अदालत में समाअत में मानी नहीं हैं। मुस्लिम फरीक ने सिविल प्रोसीजर कोड के रूल 7 ऑर्डर 11 का हवाला देते हुए मुकदमे के जवाज़ को अदालत में चैलेंज किया था। अदालत ने इस मामले में समाअत जारी रखने की हिदायत देते हुए अगली तारीख 22 सितंबर तय की है। वहीं मुस्लिम फरीक की वकील महराज उद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि वो इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हिंदू फरीक के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद कमेटी के ज़रिए सिविल प्रोसीजर कोड के रूल 7 ऑर्डर 11 के तहत अर्जी दाखिल करते हुए मुतालबा किया था कि 1941 का इबादत गाहों से मुताल्लिक़ एक्ट इस मामले में नाफिज होता है, इसलिए ये मुकदमा अदालत में समाअत के लायक ही नहीं है, जिसे अदालत ने खारिज करते हुए हिंदू फरीक की अर्जी को समाअत के लिए कबूल कर लिया है। वाज़ेह है कि 1941 का इबादत गाहों से मुताल्लिक़ क़ानून मुल्क में मजहबी मक़ामात की 15 अगस्त 1947 की हालत में बरकरार रखने की वकालत करता है। वहीं सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 7 उसूल 11 कहता है कि किसी मौजूदा क़ानून से माने होने वाले मुकदमे पर समाअत नहीं की जा सकती। काबिल ज़िक्र है कि डिस्ट्रिक्ट जज अजय कृष्ण विश्वेश ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इस मुकदमे की समाअत के जवाज़ पर सुनवाई की थी। अदालत उज़्मा की हिदायत पर मुकदमे की जवाज़ से मुताल्लिक़ मुस्लिम फरीक की अर्ज़ी पर तकरीबन 2 महीने चली समाअत 24 अगस्त को पूरी हो गई थी और अदालत ने अपना फ़ैसला महफूज कर लिया था। वाज़ेह रहे कि पहले इस मुकदमे की समाअत सिविल जज सीनियर डिवीज़न की अदालत में हो रही थी, जिसने ज्ञानवापी का वीडियोग्राफी सर्वे करने की हिदायत दी थी। वीडियोग्राफी सर्वे के दरमियान हौज़ के दरमियान मिले फव्वारे को हिंदू फरीक ने शिवलिंग बताया था और अदालत ने हिंदू फरीक के इस दावे को मंजूर करते हुए हौज़ को ढांकने का ऑर्डर दिया था। इसे देखकर मुस्लिम फरीक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां से अदालत ने इस मुकदमे को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी बरादरी से काश्तकारी के साइंसी और रिवायती तरीक़ों को अपनाते हुए ज़राअत के शोबे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आगे बढ़ाने की अपील करते हुए कहा है कि एक ही तरीक़ेकार पर मबनी मोनोकल्चर काश्तकारी के मसाइल का हल नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी डेयरी समिट का इफ्तिताह करते हुए मोदी ने कहा है कि खेती बाड़ी के मसाइल का वाहिद हल मोनोकल्चर नहीं है, बल्कि इसमें अक़साम के बहुत ज़रूरत है। इन्होंने कहा है कि ये बात मवेशी परवरी पर भी लागू होती है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, माही परवरी और हैवानात के मरकज़ी वज़ीर पुरुषोत्तम, बैनुल-अक़वामी डेयरी फेडरेशन के नुमाइंदे और मुख्तलिफ ममालिक के माहिरीन भी मौजूद थे। 4 दिन तक जारी रहने वाले इस कॉन्फ्रेंस का हिंदुस्तान में 48 साल बाद इनेकाद हो रहा है। 50 ममालिक के मदूबैन से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा, ज़राअत में मोनोकल्चर ही वाहिद हल नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ अक़साम बहुत ज़रूरी हैं। ये जानवर पालने पर भी लागू होता है। इसलिए आज हिंदुस्तान में मुकामी नस्लों और
हाइब्रिड डेंसलो दोनों पर तवज्जो दी जा रही है। इस दौरान इन्होंने हिंदुस्तान में सख्त तरीन मौसमी हालात में आसानी से पालने और दूध देने वाले जानवरों की मुकामी नस्लों का जिक्र करते हुए गुजरात के कुछ इलाके की बनी भैंसों की खूबियों का जिक्र किया। इन्होंने कहा कि आलमी सतह पर डेयरी सेक्टर न सिर्फ आलमी मईशत को मजबूत करता है बल्कि करोड़ों ख़ानदानों की रोज़ी रोटी को भी तक़वीत देता है। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के डेयरी सेक्टर की शनाख्त बड़े पैमाने पर दूध की पैदावार मास प्रोडक्शन के इसलिए हिंदुस्तान का डेयरी सेक्टर को ऑपरेटिव मॉडल पर मबनी है, जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इसकी वजह से हिंदुस्तान में दूध पैदा करने वालों को ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हिंदुस्तान के मवेशी पालने के शोबे में ख़वातीन की ताकत की अहम शराकत को आलमी सतह पर ले जाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के डेयरी सेक्टर में 70% ख़वातीन की ताकत की नुमाइंदगी है। हिंदुस्तान के डेयरी सेक्टर की हकीकी रहनुमा ख़वातीन हैं। यही नहीं, हिंदुस्तान में डेयरी को ऑपरेटिव में भी 1/3 से ज़्यादा अरकान ख़वातीन हैं। इन्होंने कहा कि इस शोबे में नारी शक्ति के ताउन को पूरी दुनिया में मुनासिब पहचान दिलाने की ज़रूरत है। 14 के बाद से हमारी सरकार ने भारत के डेयरी सेक्टर के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए निरंतर काम किया है। आज इसका परिणाम मिल्क प्रोडक्शन से लेकर किसानों की बड़ी आय में भी नजर आ रहा है। 2014 में भारत में 146 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता था। अब ये बढ़कर 210 मिलियन टन तक पहुंच गया है, यानी करीब करीब 44% की वृद्धि। आज पूरे विश्व में मिल्क प्रोडक्शन 2% की रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि भारत में इसकी रफ्तार 6% से भी ज्यादा है। भारत में दूध की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी पूरे विश्व के औसत से कहीं ज्यादा है। बीते 3-4 वर्षों में ही भारत के छोटे किसानों ने बैंक खातों में हमारी सरकार ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं। इसका बहुत बड़ा हिस्सा डेयरी सेक्टर से जुड़े किसानों के खातों में भी आया है। साथियों, आज हमारा फोकस देश में एक संतुलित डेयरी इकोसिस्टम के निर्माण पर है। एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें हमारा ध्यान दूध और उससे जुड़े उत्पादों की क्वालिटी पर तो है ही, बल्कि दूसरी चुनौतियों के समाधान पर भी है। किसान को अतिरिक्त आय, गरीब का सशक्तिकरण, स्वच्छता, केमिकल फ्री खेती, क्लीन एनर्जी और पशुओं की केयर, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। यानी हम डेयरी सेक्टर को, पशुपालन को भारत के गांवों में ग्रीन और सस्टेनेबल ग्रोथ का बहुत बड़ा माध्यम बना रहे हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, गोवर्धन योजना, डेयरी सेक्टर का डिजिटाइजेशन और पशुओं का यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, इसी दिशा में हो रहे प्रयास है। इतना ही नहीं, भारत ने जो सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने का जो अभियान चलाया है, वह एनवायरमेंट की दृष्टि से तो महत्व का है ही, लेकिन जो भी जीव दया में विश्वास करते हैं, जो पशुधन में उसके कल्याण में विश्वास करते हैं, उनको मालूम है कि प्लास्टिक पशुओं के लिए कितना खतरनाक बनता जा रहा है, गाय और भैंस के लिए कितना खतरनाक बनता जा रहा है। उस सिंगल यूज प्लास्टिक को भी बंद करने का, खत्म करने का हमने बहुत लगातार प्रयास आरंभ किया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इनकी पार्टी बहुत जल्द ही गुजरात में नंबर 1 पार्टी बनने वाली है और इसी बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात पुलिस से वारंट के बगैर आम आदमी पार्टी के अहमदाबाद के दफ्तर पर छापामार कार्रवाई की है।
इन्होंने कहा है कि गुजरात में गुज़िश्ता चंद दिनों से पार्टी का गिराफ तेज़ी से बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी गुजरात में नंबर 2 पार्टी है। ये बीजेपी से थोड़ा पीछे है और कांग्रेस कहीं नहीं है। गुजरात इंतखाबात में अभी 2.5 महीने बाकी है। बहुत जल्द आम आदमी पार्टी बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए गुजरात में नंबर 1 पार्टी बन रही है। ये गुजरात हुकूमत और बीजेपी को नज़र आ रहा है। इन्होंने कहा है कि जब गुजरात में पार्टी के दफ्तर पर बगैर वारंट के छापा मारा जा सकता है तो गुजरात पुलिस और गुजरात हुकूमत एक आम गुजराती के साथ क्या करती होगी। गुजरात में गुजराती भाई किस खौफ व हर्ज के माहौल में रहते होंगे। इस वक्त गुजरात के अंदर गुजरात पुलिस का कैसा गुंडा राज चल रहा होगा। हम गुजरात के लोगों को अच्छी बदुनवानी और खौफ से पाक हुक्मरानी देने का वादा करते हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि जिस तरीके से छापा मारा गया और अहमदाबाद पुलिस ने ट्विटर पर कहा कि हमने इस तरीके से कोई छापा नहीं मारा, इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि बीजेपी पूरी तरह बौखलाई हुई है। बीजेपी की हकीकत पूरे मुल्क के सामने आ गई है। इन्होंने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के तहत छापे मारे पर कुछ नहीं मिला। अब गुजरात के अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर छापा मारा गया लेकिन कुछ नहीं मिला। अहले वतन देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को किस तरह हरासा किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि अब तक बीजेपी पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को झूठा करार देते हुए पूरे मुल्क में अरकान असम्बली खरीदे गए। एमएलए पर ईडी सीबीआई का दबाव बनाकर बीजेपी में लाया गया। इसकी कई मिसालें हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नहीं, ऑपरेशन लूट्स नाम की कोई चीज़ नहीं। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि आज हम बीजेपी को चैलेंज करते हैं कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देने के लिए तैयार है तो हम छापे के सबूत रखेंगे ताकि वो भाग ना जाए। हमारे लोग इन पुलिस वालों को जानते हैं जो कल छापे मारने आए थे। इनकी लोकेशन हमारे दफ्तर की निकलेगी। हम इस छापे के तमाम तफसीलात मीडिया के सामने रखेंगे जिसमें इस छापे में शामिल अफसरान समेत दीगर सबूत शामिल हैं। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। पिछले कुछ महीनों से लगातार आप देख रहे होंगे कि एक के बाद एक हमले आम आदमी पार्टी के ऊपर किए जा रहे हैं। कभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल देते हैं, कभी उप मुख्यमंत्री पे सीबीआई का छापा, कभी मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच, कभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के खिलाफ जांच। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट इतनी बढ़ गई कि अभी कल गुजरात में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पे छापा मार दिया। आम आदमी पार्टी के दफ्तर पे बिना वारंट के, बिना कोई कानूनी कागज के छापा मार दिया। घंटों तलाशी लेते रहे और जैसा हमेशा आम आदमी पार्टी के साथ होता है, बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला, बाद में कह दिया कुछ नहीं मिला। यह छापेमारी क्यों की जा रही है? इसके पीछे का कारण क्या है? एकमात्र कारण है, पिछले दिनों जो सर्वे गुजरात के अंदर आए हैं, उस सर्वे के माध्यम से यह निकल कर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी आज की तारीख में गुजरात में दूसरे नंबर की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई लोकप्रिय पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल है गुजरात के अंदर। और जितनी तेजी के साथ आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता गुजरात में बढ़ रही है, बहुत जल्द ही हम लोग नंबर 1 की पार्टी वहां हो जाएंगे। बेचैनी इस बात की है, डर इस बात का है कि आज हमारे जो स्टॉल लगते हैं, गांव में जो अभियान चलता है कि आइए फ्री बिजली के लिए अपना कार्ड भरिए, गारंटी का कार्ड, तांता लग जाता है लोगों का। इस बात से बौखलाहट है, इस बात से परेशानी है
मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में चुनाव लड़िए, चुनाव में आमना सामना कीजिए, जो भी फैसला होगा स्वीकार कीजिए। ये पार्टी के दफ्तर पे छापेमारी करके, लोकतंत्र का गला दबा के, झूठे एफआईआर करके, झूठे मुकदमे लगा के, झूठी जांच करा के, कार्यालय पे रेड करा के क्या हासिल हो जाएगा आपको? ये किस प्रकार की राजनीति आप करना चाहते हैं? गुजरात के अंदर इस पूरी घटना में सारी फाइलें वाइलें जब खंगाल ली, कुछ नहीं मिला। हम लोगों ने सवाल किया, भाई दफ्तर पे क्यों आए हो? बोले अभी जा रहे हैं लेकिन फिर आएंगे, और फिर बच के रहना, नहीं तो और कार्रवाई करेंगे। पता क्या चलता है? सुबह मना कर दिया, कहने लगे नहीं हम तो गए ही नहीं थे। गुजरात का प्रशासन, गुजरात की पुलिस, गुजरात की सरकार कहती है हमने कोई रेड नहीं मारा, आम आदमी पार्टी के दफ्तर पे कोई छापेमारी नहीं की, और आज फिर छापेमारी शुरू कर दी। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, गुजरात में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में अहमदाबाद में छापेमारी चल रही है गुजरात के पुलिस की। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, गुजरात की जनता आपको जवाब देगी चुनाव के अंदर। जिस प्रकार का उत्पीड़न आप कर रहे हैं, जिस प्रकार की कार्रवाई आप कर रहे हैं, जिस प्रकार दुर्भावना और द्वेष के कारण केजरीवाल की लोकप्रियता, आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से घबरा के फर्जी और झूठे निराधार आरोप आप लोग लगा रहे हैं, गुजरात की जनता एक एक घटना को देख रही है और चुनाव में सूद समेत आपसे हिसाब लेगी। मुझे इतनी बात कहनी थी, आपके कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको ये दिखा सकता हूं, ये अभी मुश्किल से थोड़ी देर पहले ही वहाँ के ईशुदान जी का ट्वीट है। तो ये ईशुदान का ट्वीट है, वो भी आप देख सकते हैं। इस तरह की कार्रवाई लगातार करते जा रहे हैं लोग, और जैसे ही कल अहमदाबाद में अरविंद केजरीवाल जी का आगमन होता है, पुलिस की छापेमारी होती है, ये सब दबाव की टैक्टिस है, प्रेशर बनाने की टैक्टिस है। और जो डिनायल है सरकार का और प्रशासन का, उसके कारण से अभी हम लोग वो तमाम साक्ष्य भी थोड़ी देर में आपके सामने, आज या कल तक उसको भी सामने करेंगे। सरकार और बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करेंगे। इस पर क्या आपका रिएक्शन? देखिए, पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि टेंट के अंदर स्कूल चलते थे दिल्ली के, और बहुत सारे एरिया तो ऐसे थे जहां पे लोग खुलेआम कहते थे हमारे बच्चे टेंट वाले स्कूल में जा रहे हैं। आप सारे लोग जानते हैं इस हकीकत को। और जहां पे टेंट वाले स्कूल थे, वहां पर दिल्ली सरकार ने आलीशान स्कूल खड़े किए, एक बेहतरीन इमारत खड़ी की बच्चों के पढ़ने के लिए, बेहतरीन स्कूल बनाया। आप दिल्ली सरकार के स्कूलों को देखिए, उनकी सुविधाओं को देखिए, और नगर निगम जहां 15-16 साल से बीजेपी है, उनके स्कूलों को देखिए। आप दिल्ली सरकार के स्कूलों को देखिए, और बगल में नोएडा है, गाजियाबाद है, वहां यूपी सरकार के स्कूलों को देखिए। अभी यूपी में हमने अभियान चलाया सेल्फी विद सरकारी स्कूल। आपको हैरानी होगी, कहीं बच्चे लैट्रिन साफ कर रहे हैं, कहीं झाड़ू लगा रहे हैं, कहीं नमक रोटी खा रहे हैं, कहीं सूखा भात खा रहे हैं, कहीं छत गिर गई, कहीं पंखा गिर गया। हजारों स्कूल की फोटो वीडियो
हमने सोशल मीडिया पे डाला है, देख लीजिए क्या हालत कर रखी है बीजेपी ने। तो इसलिए दिल्ली सरकार का कार्य शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय है और पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी बच्चों को अनपढ़ रखना चाहती है, दुर्दशाग्रस्त स्कूलों में रखना चाहती है और ऐसे बदहाल स्कूलों में रखना चाहती है जहां पर उनको नमक रोटी खाने के लिए दी जाती है। तो ये सच्चाई है, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता।